बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो बच्चों, इस दफ़ा आपको ऑब्जेक्टिव पेपर OMR शीट पे इस तरह से दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको बेटा इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि कवायद की आपके पेपर में क्या अहमियत है। 15 नंबर का जो मारूजी पेपर है ऑब्जेक्टिव, वो भी आपका सारा जो है वो कवायद पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह से आपके सब्जेक्टिव पेपर में आपको 5 सवालात दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 सवालात के जवाब देने हैं जो कि कवायद से मुतल्लिक होंगे। तो 8 नंबर सब्जेक्टिव पेपर में और 15 नंबर जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो इस तरह से आपका 23 मार्क्स का जो पेपर है वो कवायद पर मुश्तमिल है। लिहाजा इस चीज़ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी कवायद पर कितनी ग्रिप होनी चाहिए। और ये बेटा कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, बल्कि सिर्फ मैथ्स की तरह है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कोई रटा नहीं है, कोई आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ चंद टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपकी ये कवायद जो आप इंग्लिश में जो है वो LKG से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन पहले आप जो है वो ग्रामर इंग्लिश में पढ़ते थे, वही चीज़ें जो है वो अब उर्दू में है। तो ग्रामर जो है वो समझने की चीज़ है, याद करने की चीज़ नहीं है। तो आए हम अब आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मैं इंशाल्लाह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस जो है आजकल मैं कोशिश करूंगी कि आजकल 9-10 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो डेली बेसिस पे छोटे छोटे लेक्चर्स डालूं ताकि आपको उससे जो है वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जी तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, मुस्नद और मुस्नद अलैह के ताल्लुक को क्या कहा जाता है? तरफैन जुमला, तरफैन तशबीह, असनाद या तजाद। जी तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्नद और मुस्नद अलैह के ताल्लुक को असनाद कहा जाता है। अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाए तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें जो है वो कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो तजाद का भी इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, तरफैन जुमला या तरफैन तशबीह का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुस्नद और मुस्नद अलैह के ताल्लुक को असनाद कहा जाता है। जिस जुमले में मुस्नद अलैह इसम और मुस्नद जो है वो फेल हो, ऐसे जुमले को क्या कहेंगे? तो जी बेटा, ये भी जाहिर है आपको बार बार पढ़ाया जा चुका है कि जिस जुमले में दोनों हिस्से यानी मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इसम हो तो वो जुमला इसमिया होगा, और जिसमें एक हिस्सा इसम और दूसरा हिस्सा फेल हो तो वो जुमला फेलिया कहलाएगा। तो लिहाजा इसकी आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसी तरह से यानी सेकंड बबल को फिल करेंगे, और सवाल नंबर 1 में इसकी चूंकि तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है तो इसमें आप जो है थर्ड बबल को जो है वो फिल करेंगे। और बेटा बबल्स आपने सोच समझ के ध्यान से, क्योंकि कोई भी चीज आप काट के दोबारा से उसको नहीं लिख सकते, वरना आपका वो जवाब जो है वो गलत तस्वर किया जाएगा। जी तो बेटा सवाल नंबर 3 है, फारूक यानी ऑप्शन नंबर 3 है, फारूक खेलता है। इस जुमले में खेलता है कवायद की रूह से क्या है? फाइल, मफूल, मुस्नद अलैह या मुस्नद। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है। फाइल, मफूल, फेल देने की बजाय आपको मुस्नद अलैह और मुस्नद, क्योंकि आपको पता है कि जुमले का पहला हिस्सा मुस्नद अलैह कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो मुस्नद कहलाता है। तो फारूक खेलता है, तो इसमें खेलता क्या है? ये जाहिर है फेल है, तो यहाँ पे फेल का जिक्र नहीं है, तो फेल क्या होगा? शाबाश। पहला हिस्सा चूंकि मुस्नद अलैह होता है तो मुस्नद अलैह फारूक होगा, और खेलता है जो कि फेल है वो मुस्नद कहलाएगा। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। वहदत तासुर, इख्तिसार और जामयियत किस सिंह की नुमायां खूबियां हैं? जी बेटा, ये मैं बार बार पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। वहदत तासुर का मतलब है वहदत, वाहिद से है, तासुर इम्प्रेशन, यानी जिसको पढ़ के आपके दिमाग पर एक इम्प्रेशन बने कि ये ऐसा ही होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी आप किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचे। इख्तिसार से मुराद है मुख्तसर, और जामयियत यानी कि अपनी जगह पे मुकम्मल हो। तो ये तीनों खूबियां बेटा अफसाने में पाई जाती हैं, क्योंकि अफसाने को शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है, और इसकी तवालत यानी कि इतना तवील होता है कि सिर्फ आप इसको एक नशिस्त
यानी एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं। तो वहदत तासुर, इख्तिसार और जामियत जो है वो किस सिनफ़े सुखन की खूबियां हैं? अफसाना, नावल, दास्तान और ड्रामा। तो अफसाना बेटा तवील होता है, दास्तान जो है ये एक लोक कहानी को कहते हैं, और ड्रामा जो है ये भी करके दिखाना, पेश करने की चीज है, तो लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब जो है वो अफसाना है। मैं आपको इस डिटेल्स इसलिए समझा रही हूँ कि इसके साथ साथ आपकी बाकी चीजों की भी छोटी सी एक रिवीजन होती चली जाएगी। जी तो बेटा अफसाने से मुतालिक एक सवाल जो कि आजकल बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये कि अफसाने की ये जो तीनों खूबियां हैं, वहदत तासुर, इख्तिसार और जामियत, इनमें से सबसे अहम खूबी कौन सी है? तो उसका जवाब होगा वहदत तासुर। एंड द नेक्स्ट वन इज अली लाहौर में रहता है। मजाजे मुरसल की कौन सी सूरत है? तो जी बेटा जैसा कि आप मजाजे मुरसल में पढ़ चुके हैं कि मजाजे मुरसल की मुख्तलिफ खूबियां हैं। सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना, मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना, जुज कहकर कुल मुराद लेना और कुल कहकर जुज मुराद लेना। यहाँ पे हम अभी चार खुसूसियात तक, चारों सूरतों तक ही महदूद रहेंगे। तो जैसे अली लाहौर में रहता है, तो इसमें बेटा आप जुज कहकर कुल मुराद लेना या कुल कह के जुज मुराद लेना। तो इसमें आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर इस चीज को करें, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कुल कहकर जुज मुराद दिया गया, यानी अली लाहौर में रहता है तो अली जाहिर है बेटा पूरे लाहौर में तो नहीं रहता, बल्कि वो लाहौर के किसी एक इलाके के, किसी एक मोहल्ले के, किसी एक गली के एक घर में रहता है। तो लिहाजा यहाँ पर कुल बोलकर जो है वो जुज मुराद ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा। इसी तरह से एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। इस शेर में इल्मे बयान की कौन सी खूबी पाई जाती है? तो बेटा इसका दुरुस्त जवाब है इस्तारा, क्योंकि जो है एक ऐसा शख्स जो कि पूरे शहर को, यहाँ पे चिराग की मानत नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स जो कि पूरे शहर के लिए चिराग था, यानी अपने इल्म की बदौलत जो है, जैसे चिराग जो है वो पूरे शहर को रोशन करता है या चिराग का काम रोशनी फैलाना है, इसी तरह से एक शख्स जो कि अपने इल्म से जो है रोशनी फैलाता था वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है। तो यहाँ पे चिराग का लफ्ज जो है वो इस्तारा है। बाज बच्चे इसको कंफ्यूज होके तशबीह, तो यहाँ पे आपने बेटा फोकस्ड होके इस शेर को पढ़ना है। यहाँ पे ये नहीं चिराग की तरह नहीं कहा गया, बल्कि चिराग का लफ्ज उधार लिया गया है, मुस्तार लिया गया है, लिहाजा ये इस्तारा की मिसाल है। इसी तरह से ऐसा मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा फायदा ना हो और बात नामुकम्मल रहे। तो पूरा फायदा ना हो, बात नामुकम्मल रहे, तो शोर वो मुरक्कब नाकिस कहलाएगा। अगर बात पूरा फायदा हासिल हो और बात मुकम्मल रहे तो वो फिर मुरक्कब ताम कहलाएगा, यानी बात तमाम आपको समझ में आए। तो मुरक्कब ताम को जुमला मुफीद भी कहते हैं और जुमला भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जवाब पूरा फायदा ना हो और बात नामुकम्मल रहे, लिहाजा ये मुरक्कब नाकिस होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल जिसमें अल्फाज के लुग़वी मानी से अलग कोई मानी देते हैं और इससे लुग़वी मानी भी मुराद लिए जा सकते हैं, इसे कहते हैं तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, कनाया। तो बेटा आपको पता है तशबीह की तारीफ में तो है किसी एक चीज को दूसरी चीज की मानत करार देना। इसी तरह से इस्तारा के लिए के मानी है उधार लेना, यानी मुश्तरिक सिफ्त की बिना पर किसी चीज की खूबी जो है किसी दूसरी चीज के लिए उधार ली जाए। इसी तरह से मजाज मुरसल जो है इसका भी ताल्लुक इससे नहीं है। कनाया में, कनाया के लुग़वी मानी छुपी हुई बात है और कनाया में बेटा अल्फाज को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जिससे में उसके जो अल्फाज हैं वो लुग़वी मानी से कोई अलग मानी देते हैं, लेकिन उससे लुग़वी मानी भी मुराद लिए जा सकते हैं, जिसको आप मुरादी मानी भी कहते हैं या हकीकी मानी भी कहते हैं। जैसे कि 2 गज जमीन जो है वो कब्र के लिए कनाया है, तो 2 गज जमीन जो है उससे आप उसके लुग़वी मानी भी मुराद ले सकते हैं। जाहिर है कब्र के लिए जो जमीन होती है वो 2 गज होती है। इसी तरह से मुरादी मानी भी लुग़वी मानों को ही कहते हैं,
और हकीकी माने भी असल यानी लुग़वी मानों को ही कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 यानी किराया है। इसी तरह से अर्ज का एक मानी गुजारिश है। हम जैसे कि कहते हैं ना कि मैंने अर्ज किया है, अर्ज का एक मानी गुजारिश है, हम इसका दूसरा मानी है जमीन, आसमान, चौड़ाई और लंबाई। तो बेटा जमीन भी इसका मानी नहीं है, आसमान भी नहीं है, और चौड़ाई कहते हैं ना कि कपड़े का तूल और अर्ज, तो या जमीन का तूल और अर्ज, तो लंबाई आप तूल इसको कहते हैं और अर्ज को चौड़ाई कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो चौड़ाई, यानी इसका दूसरा मानी, एक मानी है गुजारिश और दूसरा मानी है चौड़ाई, लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जिंदगी की मुज़हिक, काबिल गिरफ्त और तनफ्फुर अंगेज पहलुओं पर मुखालिफाना और ज़रीफाना तनकीद इस्तिलाह में क्या कहलाती है? इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें मजाक भी है और तंज भी। सहाफत तो बेटा बिल्कुल ये इसका जवाब नहीं है, आपको भी पता है, ज़राफत भी नहीं है। तो मजाक इसलिए नहीं है कि मजाक में जैसे आप एक दूसरे से मजाक करते हैं तो मजाक में शुगुफ्तगी पाई जाती है, जिससे तबीयत, जिसको आप कहते हैं तबीयत फ्रेश हो जाती है, तबीयत में शुगुफ्तगी आती है, मूड अच्छा हो जाता है। तो तंज जो है इसका दुरुस्त जवाब है। और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिंदगी की मुज़हिक, मुज़हिक का मतलब है जिस पे मुज़हिका उड़ाया जा सके, मजाक, जिससे दूसरे लोग तमस्खर उड़ाए, मजाक उड़ाए। काबिल गिरफ्त, गिरफ्त गिरफ्तार से आप इसको याद रखेंगे, यानी जिस पर पकड़ हो सके। और तनफ्फुर नफरत से है, तनफ्फुर अंगेज पहलुओं, यानी ऐसे पहलू जिससे लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। और फिर मुखालिफाना, ये भी यानी कि लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं। और ज़रीफाना यानी कि लोग जो है उसे अच्छी निगाह से नहीं देखते, बल्कि उसका मजाक बनाते हैं, तमस्कर उड़ाते हैं। ऐसे लोग नफरत करें और अगेंस्ट फिर क्रिटिसाइज करें। तो इन चीज़ों को अगर आप देखें तो सब जो है ये तंज कहलाता है, ठीक है। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों के मानी जो है वो याद रखते हैं। इसमें काबिल गिरफ्त, तनफ्फुर अंगेज, मुखालिफाना, ज़रीफाना, तनकीद, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? तंज जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। जबकि मजाक जो है इसमें शगुफ्तगी पाई जाती है। बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, शेरी इस्तिलाह की रूह में ये शेर क्या कहलाएगा? तो जी बेटा, आपने सबसे पहले तो फोकस करना है कि आपसे ये नहीं पूछा कि इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, या सनाए बदाई की रूह से या इल्मे बयान की रूह से। इल्मे बयान में 4 चीजें आती हैं, तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और किनाया। तो शेरी इस्तिलाह में मतला, मक्ता जो है, काफिया, रदीफ, रुबाई, किता, तो ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। तो लिहाजा अगर आप इसमें देखें कि अगर आपको यहाँ पे मतला और मक्ता की ऑप्शन दी गई और मिसरा की, तो जाहिर है मिसरा तो बेटा ये है नहीं, क्योंकि शेर की एक सतर मिसरा कहलाती है। अब आगे नेक्स्ट मक्ता देखें तो मक्ता में क्या है कि शायर उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो ये देखें बेटा, यहाँ पे गालिब और यहाँ पे ये देखें तखल्लुस की अलामत भी है। तो इसी तरह से अगर ये मक्ता भी ना होता तो फिर अगर आप देखते कि ऐसा तो नहीं कि इस शेर में अगर वो आपका सीन नहीं भी है तो आप देखेंगे कि अगर उसमें काफिया रदीफ की पाबंदी है तो वो मतला होगा। लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है मक्ता, क्योंकि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है और ये गजल का आखिरी शेर है। पैराया बयान की निशानदही करे। पैराया बयान को बेटा अंदाजे महजर भी कहते हैं, क्योंकि समटाइम महजर की रूह से आता है तो आप कहते हैं ये महजर क्या है, ठीक है। मीम हे वाद और रे, महजर की रूह से या अंदाजे महजर जिसको आप कहते हैं, ठीक है बेटा। तो पैराया बयान की निशानदही करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्रे करम हर वक्त बरसता रहता था, ताहम किसी का बेजरूरत सवाल करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त गिरा होता था।
جی بیٹا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ جو ہے نشاندہی کرنی ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ کون سی قسم ہے، ادبی ہے، قانونی ہے، عدالتی ہے یا دفتری ہے۔ تو آپ نے کیا پڑھا کہ ادبی جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا ابہام ہوتا ہے لیکن اس میں حسن پایا جاتا ہے، خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم ہر وقت برستا رہتا تھا، تاہم بے ضرورت سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں ہوتا تھا۔ تو یہ ادبی جملہ ہے کیونکہ نہ تو یہ قانونی ہے، قانونی جملے میں اس کی عدالتی زبان ہوتی ہے، قانونی جملے میں جیسے کہ عدالتی زبان کے لیے قانونی جملہ بڑا واضح ہوتا ہے، جیسے کہ تعزیرات فلاں کے تحت فلاں بن فلاں کو فلاں پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے عدالتی جملہ بھی جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دفتری جملہ چٹھی نمبر 207 کے تحت جو ہے آپ کا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا نہ یہ دفتری ہے، نہ عدالتی ہے، نہ قانونی ہے، بلکہ ادبی انداز بیان کی مثال ہے۔ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہو وہ کیا کہلائے گی؟ مربع 4 کو کہتے ہیں، مخمس 5 کو کہتے ہیں، مسدس 6 کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا 5 کی نسبت سے اس کو ہم مخمس کہیں گے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے ناموں کے نشان کیسے کیسے۔ تو اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تضاد، تشبیہ، تلمیح اور استعارہ۔ تو بیٹا اس میں صنعت تضاد تو بالکل نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ گورے سکندر اور قبر دارا دیکھیں تو اس میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ دو مشہور بادشاہوں، کیونکہ تلمیح جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی ایک یا دو یا چند ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کو پڑھ کر فوراً آپ کا ذہن جو ہے کسی تاریخی واقعے کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ تو گورے سکندر اور قبر دارا دو مشہور بادشاہوں کے نام تھے، تو لہٰذا اس میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ روزمرہ اور محاورہ کے اعتبار سے درست لفظ چن کر ضرب المثل مکمل کریں۔ نیکی کر ڈیش میں ڈال، آبشار میں ڈال، ندی میں ڈال، سمندر میں ڈال، دریا میں ڈال۔ تو بیٹا یہ ضرب المثل جو ہے وہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال، تو لہٰذا فورتھ ببل ہم فل کریں گے، آپشن نمبر 4 اس کا جواب ہے۔ جی تو بچوں میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے باقی آپشنز بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ گریپ ہو، سمجھ کے آپ اس کو کریں، بجائے یہ کہ جی آپشن نمبر 4 جواب ہے، آپشن نمبر 3 جواب ہے، یہ درست طریقہ نہیں۔ آئی بہار میں گلے مہتاب پر خزاں، اس مصرے میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تضاد، تلمیح، تکرار یا لف و نشر۔ تو دیکھیں بیٹا آپ پہلے سے دیکھنا شروع کریں گے، بے شک یہ ایک عام سی مصرع ہے آپ کے لیے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ گرامر جو ہے یہ بیٹا بالکل میتھس کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ بہار اور خزاں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، تلمیح اس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، تکرار جو ہے لفظ کو مکرر بیان کرنا یعنی ایک ہی لفظ کو 2 دفعہ استعمال کرنا، اور صنعت لف و نشر بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز کا ذکر کر کے پھر اس کی مناسبت سے آگے دوسرے الفاظ کا ذکر کرنا، تو ایسے اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو بہار اور خزاں کی مناسبت سے اس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافیاں ہوں کیا کہلاتا ہے؟ جی بیٹا بہت آسان جواب ہے اس کا، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف مطلع۔ تنظیم و ترتیب کس کے لغوی معنی ہے؟ نظم کے۔ جی تو بیٹا میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، اس جملے میں علم بیان کی کون سی خوبی پائی جاتی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم بیان کی 4 صورتیں ہیں، یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہی ہوں کہ یہ سبجیکٹو میں سوال آتا ہے کہ علم بیان کی صورتوں کے نام لکھیں، تو اس وقت بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، موسٹلی بچے یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ علم بیان کی کتنی صورتیں، حالانکہ آپ ڈیلی یہ پڑھتے ہیں تو اس لیے بار بار ریپیٹیشن سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ جی تو بیٹا یہاں پہ بال دھوپ میں سفید کرنا یہ کنایا ہے بڑھاپے کے لیے اور تجربے کے لیے، لہٰذا اس کا درست جواب ہے کنایا۔ اینڈ دا نیکسٹ ون از حمید کل سے بیمار ہے، اس جملہ اسمیہ میں اب انہوں نے خود ہی نشاندہی کر دی کہ جملہ اسمیہ میں بیمار قواعد کی روح سے کیا ہے،
मुब्तदा खबर, मुतल्लक़ खबर, फिर नाकिस। मैंने बहुत से बच्चों को ये सवाल टेस्ट के लिए दिया तो उन्होंने इसको मुतल्लक़ खबर कर दिया। हालांकि जब आप किसी को बताते हैं कि जो है वो अकरम बीमार है, असलम बीमार है, या जो है उज़मा बीमार है, तो उसमें बच्चे जो है बेटा उसमें आप खबर देते हैं। खबर क्या होता है? नई बात या कोई इत्तला। तो लिहाजा ये मुतल्लक़ खबर नहीं होगा, मुतल्लक़ खबर होगा कल से, यानी खबर के मुतल्लिक ये बताना कि वो कल से बीमार है, सुबह से बीमार है, हफ्ते से बीमार है। तो हमीद मुब्तदा, कल से मुतल्लक़ खबर, और बीमार जो है वो खबर है, और फेल नाकिस होगा है। तो लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब है बे ऑप्शन, यानी कि खबर। जिस नज़म के हर बात में 6 मिसरे हो, जैसे कि हम अभी ऊपर पढ़ चुके कि 5 वाला जो है वो मुखम्मस कहलाएगा और 6 वाला जो है वो मुसद्दस कहलाएगा। लिहाजा जो है 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एंड नंबर 7, अजीजों और बुजुर्ग हस्तियों की मौत पर रज्जो अलम के जज्बात से लबरेज। लबरेज का मतलब होता है भरे हुए, भरपूर। जो अशार कहे जाते हैं, यानी ऐसे अशार जिसमें कोई अजीज, प्यारा और बुजुर्ग अगर कोई हस्ती है तो उसकी मौत पर अगर दुख तकलीफ का इजहार किया जाए तो ऐसी कलाम को या ऐसी नज्म को जो है वो हम क्या कहेंगे? जी तो बेटा इसका दुरुस्त जवाब है मरसिया, 3rd ऑप्शन। क्योंकि मसनवी जो है ये मसना से निकला है, 2-2 वाला। ये किसी तवील दास्तान या किसे को कहा जाता है, जबकि कसीदा जो है वो उमरा की शान और तारीफ व तौसीफ में लिखा जाता है, जबकि मनकबत जो है वो ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अंबिया, औलिया और सुलहा की जो है वो शान या तारीफ व तौसीफ बयान की जाए। तो मरसिया जो है वो जो है अजीज़ों और बुजुर्ग हस्तियों या मरने वालों के रंजो अलम के इजहार के लिए लिखी जाने वाली नज़्म को मरसिया कहा जाता है। ऐसा मजमून जिसमें किसी शख्स के खदोखाल के साथ साथ इसकी सीरत और किरदार के मस्बत और मनफी पहलुओं की भी अक्कासी की जाए तो क्या कहलाता है? तो बेटा ये इसके लिए डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। ये भी आता है कि ऐसी गैर अफसानी सिर्फ जिसमें किसी शख्स की शख्सियत के बारे में, या आपसे इस तरह से ट्विस्ट करके पूछा जाए कि किसी शख्स की शख्सियत के खदो खाल जो है के साथ साथ उसकी सीरत और किरदार के बारे में बयान किया जाए तो इसका जवाब खाका निगारी होता है। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा मजमून जिसमें किसी शख्स की शख्सियत का के चीदा चीदा पहलुओं का तारुफ करवाया जाए लेकिन वो उसकी पूरी समाने ना हो, तो तब भी उसका जवाब खाका निगारी है। यानी इसको ट्विस्ट करके 3-4 तरीकों से पूछा जा सकता है, लेकिन जहां पर भी शख्सियत के खदोखाल या शख्सियत का तारुफ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो खाका निगारी होगी, क्योंकि आबिदी जो है वो होता है अपनी दास्तान, अपनी कहानी बयान करना। दास्तान तो नहीं कहेंगे इसको, अपने बारे में लिखना, अपनी बारे में कहना। तो इंशाइया भी इसका जवाब नहीं और नविश्त भी जो है वो इसका जवाब नहीं होगा। लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब है खाका निगारी। इसकी पलकों पर सितारे चमक रहे, सितारा की इस मिसाल में मुस्तार लहू क्या है? तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी कई दफा बताया कि इस्तारा में जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अरकान इस्तारा में किस चीज का जिक्र नहीं किया जाता, तो मुस्तार लहू का जिक्र नहीं किया जाता। तो आप यहाँ पे अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो इसकी पलकों पर सितारे चमक रहे हैं। आपसे पूछा है कि इस मिसाल में मुस्तार लहू क्या है? पलके, सितारे, आंसू या चमक? तो बेटा इसमें आप कहीं भी आंसुओं का तो जिक्र नहीं है, लेकिन पलकों पर सितारे चमक रहे हैं। तो पलकों पर सितारे चमकना से क्या मुराद है? आंसू। तो इसमें मुस्तार लहू क्या हुआ? आंसू। तो सवाल क्या आपका? इस्तारा की इस मिसाल में मुस्तार लहू क्या है? पलके, सितारे। सितारे तो जो है वो इस्तारा लिया गया है, यानी मुस्तार मिन्हु होगा। ठीक है, तो चमक जो है वो वजह जामे है, लिहाजा इसमें जो मुस्तार लहू है वो है आंसू। तो लिहाजा 3rd ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। वो इल्म जिसके जरिए किस कलाम में लफ्जी और मानवी लिहाज से खूबियां और अछूता या नादरपन
پیدا کیا جا سکے کیا کہلاتا ہے؟ علم بیان۔ علم بیان سے بیٹا علم نحو تو جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ قواعد کے بارے میں جاننا، آگہی رکھنا جو ہے وہ گرامر کا جو علم جس کو آپ کہتے ہیں، قواعد کا علم جو ہے، صرف و نحو کا علم جو ہے وہ علم نحو کہلاتا ہے، جبکہ علم بیان سے جیسے کہ صنعت مرات النظیر، صنعت تعلیل، صنعت تکرار، صنعت تضاد، یہ آپ نے پڑھی تو اس سے کلام میں اچھوتا پن، نادر پن، خوبیاں یا کلام میں زور پیدا کیا جاتا ہے، خوبصورتی اور حسن پیدا کیا جاتا ہے، لہٰذا علم بیان۔ اسی طرح سے ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت فولاد، یہ بیٹا اس طرح سے بھی مصرع آتا ہے، اور ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ چنار جو ہے وہ ایک درخت کا نام ہے، لہٰذا نخل کہتے ہیں درخت کو، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ چنار بھی جو ہے آ سکتا ہے کہ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار یا صورت فولاد۔ اس مصرے میں علم بیان کی کون سی خوبی بیان کی گئی ہے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو ذرا بیٹا جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ تشبیہ میں کی، مانت، کی طرح جیسے مثل کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے نہ تو یہ استعارہ کی مثال ہے، نہ کنایہ کی، اور نہ ہی مجاز مرسل کی، تو لہٰذا یہاں پہ صورت فولاد، تو صورت کا مطلب بھی کی طرح، مانت، تو یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ یہ یہاں پہ آپ کو بہت غور و فکر سے کام لینا پڑے گا۔ بے خطر کود پڑا، اس سے آپ نے یہ سیکھا کہ تشبیہ کا جو لفظ ہے ضروری نہیں کہ وہ کی، مانت، جیسے، کی طرح ہی ہو، بلکہ آپ نے معنی پہ بھی غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس سے یہ معنی نکلتے ہوں کی طرح، کی مانت، تو وہ بھی تشبیہ ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ صورت فولاد، یعنی کہ فولاد کی شکل میں، فولاد کی طرح۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے باں ابھی۔ شعر میں صنعت کی نشاندہی کریں تو یہ نہ تو صنعت تکرار کی مثال ہے، بلکہ اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بیٹا، یہ جو ہے وہ آتش نمرود کہہ کر جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور نمرود کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، جہاں پر نمرود نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آگ جلائی، تو لہٰذا یہ صنعت تنمیہ کی مثال ہے۔ ایسے الفاظ ان کا املا تو ایک جیسا ہو لیکن اس کے دو مختلف معنی ہو، کیا کہلاتے ہیں؟ دو معنی الفاظ۔ جملہ فعلیہ کے مسند کو کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ کے مسند کو، تو بیٹا پہلے مسند علیہ ہوتا ہے، پھر مسند ہوتا ہے، تو مسند علیہ جو ہے ظاہر ہے فاعل ہوگا اور مسند جو ہے وہ فعل ہوگا، تو لہٰذا جملہ فعلیہ کے مسند کو ہم فعل کہیں گے۔ پیرایا بیان کی نشاندہی کریں، بلند ہمت نوجوان زمین و آسمان کی بلندیاں چھو لیتے ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادبی جو انداز بیان ہے اس میں ابہام اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، تو یہ ادبی جملے کی مثال ہے، نہ یہ دفتری ہے، نہ عدالتی ہے، نہ صحافتی ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ ہی آج کا آپ کا میرے ساتھ جو ہے یہ قواعد کا معروضی طرز کا لیکچر اختتام کو پہنچا ہے۔ گو کہ یہ کافی لینتھی لیکچر تھا، لیکن یہ آپ کے لیے بہت مفید اور یوزفل رہے گا، کیونکہ میں نے آپ کو اس کو سمجھا کے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے کہ وہ بچے جن کو کہ جو قواعد سے بھاگتے ہیں اور ان کو یہ بہت مشکل لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے، اور مجھے بھی بیٹا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔